मैं हर टॉपिक को गो थ्रू करूँगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आज आपको एनपीओ की थ्योरी के अंदर 2-4 चीज़ें पढ़ाऊँगा, ठीक है। और उसके अलावा मैं IS 16 को साथ चलाऊँगा, ठीक है। कल से हमारा काम ही यही होगा, यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 4 दिन के अंदर हमने को अब नया काम नहीं करना, बचे कुचे काम करने हैं। जैसे एनपीओ की थ्योरी रहती है और उससे जो सवाल बन सकता है पॉसिबली, या रिसेंट टाइम में जो सवाल आया था उससे ये रह गया। ऐसे ईपीएस की एक रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो है। हर एक टॉपिक में छोटी छोटी बातें ना, कोई कहीं पे एमसीक्यू रहता है। IS 16 के अंदर आज जो एक सवाल करवाना है, या सम ऑफ ईयर डिजिट रहता है, या कोई ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ डिस्कस होने से रह गई, या IS 36 के अंदर मैंने सोचा हुआ है कि आपको रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट एक बार फिर जो करवाए हुए सवाल हैं जो टेस्ट में दिए थे वो इकट्ठे एक जगह पे करके 15-20 मिनट, आधा घंटा लगा के ज़रा दोबारा करवा दूं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बच्चे थोड़ा सा उसके अंदर नहीं, कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर जी ट्रायल से कैश फ्लो बनाने वाला एक सवाल डिस्कस होने से रहता है, कर लेंगे। तो ये मैं इस तरह करूँगा अब कि मैं आपके साथ ना जैसे मैं आज आपको कह देता हूँ कि आपने IAS 16 और 36 इनको देख लेना है अपने तौर पे कि इसमें कोई चीज़ आपकी कोई पेंडिंग है, कोई सवाल, कोई कॉन्सेप्ट है, तो वो अगर मैं कल के दिन में कर पाया अपनी तरफ से तो ठीक है, जो उसमें से भी रह जाता है तो वो मुझे आप एटलीस्ट कल की क्लास के एंड करवा देंगे। इसी तरह से मैं कल की क्लास के एंड पे आपको बता दूंगा कि आपने IS 20 और IS 40 को देख लेना है, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं। IS 23 में कोई रहता है सवाल, जो सवाल रहता है या तो डिस्कस करूंगा या अवेलेबल करूंगा। इस तरह से हम इंश्योर करेंगे एक बार सारे सिलेबस से गुजर के कि कोई चीज़ रहती तो नहीं है। बाकी कोशिश ही होती है जी, इंसान तो जो है वो इंसान ही है, फिर भी कोई चीज़ हो सकता है रह जाए, तो वो कमी बेशी जो है वो फिर माफ़ कर दीजिएगा। बाकी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे हम मिल के, आप भी मैं भी, कि कोई चीज़ रह ना जाए, ठीक है। मैं तो नहीं गया। 16 और 36 के MCQs देख लीजिएगा, थ्योरी देख लीजिएगा, कोई सवाल रहता है तो देख लीजिएगा, निशान एटलीस्ट लगा लीजिएगा कि ये चीज़ हमारी रहती है, ये आपने करवानी है। जब मैं इन दो को अपनी तरफ से ओके करूं तो आप कहिएगा जी हमारे हिसाब से तो भी ये भी रहता है, तो फिर मैं उसको नोट कर लूँगा, उसको फिर अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। ओके, चले। अच्छा जी, तो आपने MCQs लाजमी कर लेने हैं, ठीक है जी, और किए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका टाइम बच जाएगा। इन चैप्टर्स को एक नज़र देख लेना है कि इसमें कौन सी चीज़ आप समझते हैं कि रहती है हमारी, ठीक है। रेशोज़ के कुछ पास पेपर 11 एक जिन बच्चों ने नहीं किया वो पेंडिंग है, और एक 7 मैंने आज होमवर्क के अंदर दे दिया है, ठीक है। थोड़ा काम ज़्यादा है इन दिनों में, आपसे अर्ज़ किया है थोड़ी सी हिम्मत करके आप लोगों ने ये 5-6 दिन गुजारने हैं। कोशिश तो मेरी यही है कि सैटरडे तक प्लान हो जाए सारी चीज़ें, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि सैटरडे तक होगा। मुझे लगता है कि शायद संडे भी हमें ऑन करना पड़े, लेकिन वो शायद वाला है, रहने नहीं दे सकता जी। अगर हो गया काम तो बिल्कुल मैं नहीं पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, कोई मुझे कोई शौक़ नहीं छुट्टी ना करने का। तो लेकिन अगर कुछ भी रह गया तो फिर हम संडे को मिल लेंगे, ठीक है। जी फैसला करेंगे हम इंशाल्लाह फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। ओके। अच्छा जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंटरप्रिटेशन, जैसे अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम एक सवाल कर, रेशियोज के अंदर सवाल करके आए कि जी ज़रा बताना तो कौन डेटर को ज़्यादा टाइम दे रहा है या ज़्यादा इंसेंटिव दे रहा है, कौन ज़्यादा जो है वो अच्छा मैनेज कर रहा है कैपिटल को। इसी तरह से कभी रिक्वायरमेंट में यूँ भी आ सकता है, सवाल दे के कह दे ज़रा वो रेशियोज कैलकुलेट करो जो एक बैंक या लेंडर ने देखनी है, यानी रेशो और उसके यूज़र्स का पता तो होना चाहिए कि कौन सी रेशोज़ में कौन से यूज़र्स इंटरेस्टेड होंगे। वैसे थोड़ी बहुत बात ज़बानी की हुई है, लेकिन ये बात यहाँ पे लिखी हुई है सफ़ा नंबर 708 के स्टार्ट में। सफ़ा नंबर 708 के बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर एक टेबल बना हुआ है जिसमें बताया गया है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं प्राइवेट इन्वेस्टर्स। जो बंदा आ रहा है इन्वेस्टमेंट करने, शेयर्स खरीदने, वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखना चाहेगा कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कि मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ये सेफ भी है या नहीं है, इस पे मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट्स कमाएंगे ये तो मुझे डिविडेंड्स मिलेंगे, तो प्रॉफिट्स कमाएंगे तो मुझे डिविडेंड्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को देखता है जो प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर इन्वेस्टर होता है, ठीक है।
फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं जो पूरे के पूरे बिजनेस को ही खरीद लेते हैं, ठीक है। वारिद वालों को जैज़ ने एक्वायरी कर लिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को देख के एक्वायर नहीं करना होता, वो वर्किंग कैपिटल को भी देखते हैं। देखिए वर्किंग कैपिटल क्या है, मैंने पिछली क्लास में एक आसान सी से आम फहम सी एग्जांपल दी थी कि आपके पास 10 लाख रुपए पड़े थे, आपने उससे कारोबार शुरू किया, एक दुकान खोल ली, उसमें आपने खूब लश पश दुकान बना ली, उसके अंदर शीशे वगैरह लगा के सारे जो है वो लकड़ी का काम करवाया, सामान भर लिया, और 10 लाख रुपए आपके पास पड़े थे, आपने 10 के 10 लाख रुपए बिजनेस में बेहतरीन लगा दिया। अब आपका घर बिल्कुल ऐसे खाली, कोई 1 रुपया नहीं पड़ा आपके पास घर में। अब आप नए दुकानदार हैं, अभी आपके ग्राहक भी नहीं इतने हैं, अभी इतनी सेल्स तो आपकी हुई नहीं, महीना गुजरा, बिजली का बिल आ गया, मुलाजमों की तनख्वाहें आ गई, नए बिजनेस में थे, उधार पे चीज़ें बेची, अभी पैसे आए कोई नहीं, आपकी करंट लायबिलिटीज पे करने के लिए आपके पास करंट एसेट्स अवेलेबल ही नहीं है। इस सिचुएशन को आप बीएफडी के अंदर जाके पढ़ेंगे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, ओवर ट्रेडिंग क्या कहते हैं जी इसको। अच्छा छोड़ें, ये क्या कहते हैं ये याद नहीं रखना, ये आपके मतलब की बात नहीं है। मतलब की बात सिर्फ ये है कि बड़े बड़े बिजनेस दुनिया के अंदर फेल हो जाते हैं वर्किंग कैपिटल को सही मैनेज ना करने की वजह से, ठीक है ना। तो वर्किंग कैपिटल बेहतर होना ज़रूरी है। अब एक कंपनी दूसरी को एक्वायर करने जाए तो सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखती, बल्कि वो ये भी देखेगी कि ये वर्किंग कैपिटल इनका पॉजिटिव है या नहीं है, ये इनकी करंट लायबिलिटीज पे करने के लिए इनके अपने करंट एसेट्स हैं या हमें देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई पोटेंशियल एक्वायरर होगा जो कि एक्वायर करने लगा है, एक तो है ना प्राइवेट इन्वेस्टर, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट, कुछ शेयर्स खरीदने वाला, एक क्या है पूरी कंपनी ही एक्वायर करने आ रहा है, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी देखेगा और वर्किंग कैपिटल की एफिशिएंसी भी चेक करेगा। और अगर कोई बैंक है तो वो डेट रेशो देखेगा, गियरिंग रेशो कह लो, और साथ में इंटरेस्ट कवर भी देख लेगा। और अगर कोई क्रेडिटर वगैरह है, कोई लैंडर, पोटेंशियल लैंडर, क्रेडिटर, किसी ने आपको उधार पे चीज़ें बेचनी है, तो वो लिक्विडिटी रेशो को देखेगा कि इनके पहले जो करंट लायबिलिटीज हैं उनको पे करने के लिए इनके पास एम्पल करंट एसेट्स पड़े हैं कि मैं उधार देकर ये ना हो गई फंसी जाऊं, ठीक है ना। तो वो फिर क्या देख रहा होगा, लिक्विडिटी। तो बैंक या पोटेंशियल लैंडर कौन सी रेशियोज को देख रहे होते हैं, लिक्विडिटी या गियरिंग रेशियो को, ठीक है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए थी, ये भी हमने पढ़ लिया, ये छोटी सी बात रहती थी, ठीक है। उसके बाद ये जो है एडवांटेजेस या इंपॉर्टेंस जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस की, यानी रेशियो एनालिसिस की क्या है, इनको एक दफ़ा आपने रीड कर लेना है, कोई मसला हो तो फिर मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। दो काम करने हैं हमने अभी, एनपीओ की थोड़ा सा पढ़ना है और दूसरा आईएएस 16 का एक सवाल करना है। पहले एक सवाल मैं करवाऊंगा, फिर एक मुश्किल सवाल डिस्कस करके होमवर्क में दूंगा, ठीक है, और फिर उसको अगले दिन डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं करवा दूं तो फिर वैल्यू ऐड नहीं होगी, मेहनत है थोड़ी सी, मैंने कहा है एफर्ट करनी है ज़रा। 3 से 4 दिन यूँ समझो कि आपने सारा FAR 1 ही रेड रिवाइज करना है ना। अब क्या कर सकते हैं, अब मैं आपको IAS 16 में से सवाल करा रहा हूँ, कोई IAS 36 से करा रहा हूँ, अगले दिन होमवर्क दे रहा हूँ, आपको वो भी करके आने हैं। मैं कह रहा हूँ यार आपने जो है वो थोड़ा यूँ समझ लो कि बस पर्चा है सोमवार वाले दिन, तो उससे पहले पहले इतवार वाले दिन तक हमने तैयारी करनी है, तो लगे हुए हैं दिन रात। तो ये 4-5 दिन लगा लो, ज़रा तसल्ली हो जाएगी मेरी भी आपकी भी कि हमने चीज़ों को कंप्लीट कर लिया अच्छे तरीके से। आखिरी जोर होता है ना छुरी फिरते हुए, जो वो वाला लगाना, बकरा जो लगाते हैं कुर्बानी में। अच्छा, तो IAS 16 का सवाल चूँकि न्यूमेरिकल है तो मेरे ख्याल में उसको ज़रा एंड पे रख देते हैं, तो 15-20 मिनट, तकरीबन 15-20 मिनट हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं। फिर अगर ज़ौक़ हुआ तो उसको ज़रा आधे घंटे पे ले जाएंगे, मज़ीद ज़ौक़ ना हुआ तो वहाँ से IAS 16 के सवाल पे चले जाएंगे। सवाल आते ही आप फ्रेश हो जाते हैं, आपको पता है। अब खुदा ना खास्ता मैं पहले सवाल करा दूँ तो हो सकता है सवाल के बाद सर बस सर, ठीक है ना। तो वो मुझे भी पता है आपके साथ अब ये इन दिनों में क्या हशर करना है, ठीक है जी। एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो बेसिक बात है, ठीक है, वैसे मैंने पिछली क्लास के अंदर ना थोड़ी सी बात कर ली थी, ठीक है, लेकिन वो थोड़ी सी बात जो है वो दोबारा कर लूँगा, उनको भी समझ आ जाएगी, ठीक है। वैसे भी ये जो यूज़र्स ऑफ रेशोज़ हैं, ये पहली क्लास में मैंने सुबह वाली सबसे पहली क्लास में बात कर ली थी, दूसरी के अंदर ये बात होने से रह गई थी, तो चलो रिवीजन में आ गई तो सबकी ही ये बात हो गई, ठीक है। आपके साथ मैं
प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग डिस्कस की थी, जितनी को हमने की बहुत एम्पल कर ली है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। और हमने कहा था कि बेटा प्लीज प्रॉफिट सीकिंग बिजनेस होता था जो बचपन से जो देखा हुआ आप लोगों ने, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, ठीक है, वो बनाया करती थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम भी कहते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, बल्कि इसको यूं कर लेते हैं। जी, जो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, ठीक है, वो इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी कह लें आप उसको, नाम तो कई हैं, ठीक है, जिसका जो अंग्रेजी नाम, नया नाम आजकल है, वो है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, ये बनाया करती थी। लेकिन जब हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग शुरू की तो मैंने आपको कहा कि ये इसकी जगह पे बनाती हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बजाय क्या बनाती हैं ये? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है जी। हाँ, बैलेंस शीट ये भी बनाती थी, प्रॉफिट सीकिंग और नॉन प्रॉफिट भी बैलेंस शीट ही बनाती हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क ये था कि कैपिटल की बजाय यहाँ फंड्स आते हैं, देखा था हमने। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाती हैं प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह की एक स्टेटमेंट बनाती हैं, लेकिन उसका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। देख लेंगे इसका फॉर्मेट, सवाल पूछ ले, मेरा नहीं ख्याल इतना इंपॉर्टेंट है, बहरहाल देख लेंगे अगर इसमें से सवाल पूछे तो किस तरह से बना सकता है, ठीक है। सेम चीज़ें हैं, फ़र्क कोई नहीं है, जिस तरह से हमने स्टेटमेंट इक्विटी बनाना सीखी हुई है वैसे ही बनेगी कॉलमनर फॉर्म के अंदर। बस जाहिर सी बात है, अब आपने जो स्टेटमेंट इक्विटी बनाना सीखी उसमें शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स आते थे। यहाँ पे शेयर कैपिटल नहीं होना, शेयर प्रीमियम नहीं होना, रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं होनी। यहाँ पे क्या होना है? यहाँ पे जो जनरल फंड होना है, जो जिसको आप आज हम नाम देंगे अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, फिर कोई स्पेसिफिक फंड होने हैं जिसको आज हम नाम दे देंगे रिस्ट्रिक्टेड फंड, ठीक है, और एक नई चीज़ आज पढ़ेंगे एंडाउमेंट फंड, ठीक है। तो वो जो कॉलम्स बनते थे, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, उसकी बजाय कॉलम बन जाएंगे ये फंड्स के डिफरेंट। तो वो जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते थे, मैं इसको शॉर्ट लिख लूँ, चलो बल्कि ऐसे ही लिख कर देते हैं, क्या मिटा दिया यार, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। बहुत अच्छे जी, अनदर भी काम शुरू हो गया, ओके। आमिर भाई कैसे हैं आप? हाँ भाई ठीक है, आप किसी बंदे को पकड़े आमिर भाई, अच्छा जी। उसके बाद ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाया करती हैं प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, बनाना सीखी है आपने? इनकी भी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज होती हैं, बिल्कुल सेम, कोई फ़र्क कोई नहीं है, ठीक है, और सही है ना। बस वो फाइनेंस आता है कैपिटल से, यहाँ पे ये पूछ ले बहुत मुश्किल है, ठीक है, वो कैश फ्लो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन का ही पूछता होता है, ठीक है, उसी का ही पूछेगा। बाकी पांचवी चीज़ क्या होती है? एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट में नोट्स होते हैं। ये नोट्स, यहाँ पर भी नोट्स होते हैं, लेकिन ये नोट्स आपने नहीं बनाने होंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एक पूरी पिक्चर आप लोगों को मैंने समझा दी, ठीक है, ओके। अच्छा, अब अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हमने सीखी, ठीक है, वो बेसिकली छोटी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की थी, ठीक है, जो रिसीट पेमेंट अकाउंट बना रहे होते थे, कैश बेसिस के ऊपर अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। जो बड़ी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या मीडियम साइज होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर फिर रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो आईकैप ने पब्लिश किए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एसईसीपी के कहने के ऊपर, ठीक है। ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो आईकैप ने इस दफ़ा एज इट इज़ छाप दिए हैं, ठीक है जी, ओके। पिछली दफ़ा, इस दफ़ा नहीं, पिछली दफ़ा आईकैप ने अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स हैं वो अपनी किताब के अंदर शामिल कर लिए थे, ठीक है। तो ये वही स्टैंडर्ड्स हैं जिनको अब हम पढ़ेंगे, गो थ्रू करेंगे, लेकिन आसान करके और थोड़ी थोड़ी बातें, ठीक है।
पॉज कर दें नहीं ज़रा। अच्छा जी, अब इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की तरतीब से सारी चीज़ें मैं पढ़ा, ज़रूरी नहीं है। मैं इसमें से सीधा सीधा चीज़ें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आऊँगा, उसके बाद फिर इसकी कंप्लीटनेस एंड पे इंश्योर कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आज जो मैं आपको बात पढ़ाने लगा हूँ, इसको सामने कर दो, ठीक है। सबसे पहले जो मैं बात आपको पढ़ाने लगा हूँ वो हैं टाइप्स ऑफ फंड्स जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपको बताए गए हैं। 3 तरह के फंड्स होते हैं जी, एंडोमेंट फंड्स, रिस्ट्रिक्टेड फंड्स और अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स। रिस्ट्रिक्टेड फंड्स तो वही जिनको हमने नाम दिया था स्पेसिफिक फंड्स का, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स वो जिनको हमने नाम दिया था जनरल फंड्स का। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड फंड्स, भाई साहब आपने सिर्फ इस पैसों से आंखों के मरीजों का इलाज करना है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी। एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन, इंटरनल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड कहते हैं एक्सटर्नल, जिसने पैसे दिए हैं वो देने वाले ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ठीक है। तो उस फंड्स को क्या कहा जाता है, जिनको हम स्पेसिफिक फंड कह रहे थे, स्टैंडर्ड ने उनका इन स्टैंडर्ड ने उनका क्या नाम रखा हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड फंड्स, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड फंड्स में क्या होता है, द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, वो जो पैसे दिए हैं देने वाले ने, द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन इज यूज्ड इन स्पेसिफिक, इज यूज्ड, यूं लिख लें, फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस, जरा बेहतर हो जाएगी, फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस, ठीक है, ओके। और अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स के जो पैसे होते हैं, यानी जिसने पैसे दिए आके उसने कहा यार पकड़ो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, जहां मर्जी इस्तेमाल करो, तो फिर क्या कहेंगे हम, द अमाउंट, हाँ जनरल लोन कहेंगे। वो करते क्या हैं, द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी वो जो पैसे आए हैं, द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड फॉर एनी पर्पज ऑफ एनपीओ। एनपीओ का हो बहरहाल, ये ना हो कि वो ट्रस्टीज के घर के अंदर इस्तेमाल, नहीं नहीं, एनपीओ के अपने मकासद में से किसी मकसद में हो, पर उनकी मर्जी से हो, पैसे देने वाले ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, ठीक है। ये तो पुरानी बात थी, बस नाम बदले। नई बात क्या है, नई बात है एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड का नाम तो आपने सुना होगा, ठीक है। आई कैप का भी है एंडोमेंट फंड। उसमें क्या होता है, वो नहीं नहीं, वो तो भाई आप वो तजर्बाकार आदमी बोल रहे हैं ना, मैं इन बच्चों से पूछ रहा हूँ कि इनको एंडोमेंट फंड के बारे में क्या पता है, आई कैप वाले के, आई कैप वाले एंडोमेंट फंड के बारे में इनको ये बात नहीं पता जो आपने बताई है। बच्चों को स्कॉलरशिप, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स वगैरह देने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब इस एंडोमेंट फंड की साइंस ये होती है बेसिकली कि जो पैसे देने वाला होता है वो एक तो सबसे पहली पाबंदी ये लगाता है कि ये जो मैं पैसे दे रहा हूं ना, ये वाले पैसे नहीं इस्तेमाल करने। हाँ ये अलग बात है, चलो वो बात अलग बात बाद में करता हूं मैं, ठीक है। वो क्या कहता है जी कि जो अमाउंट मैं कंट्रीब्यूशन के तौर पे दे रहा हूं, ये मिसाल के तौर पे 1000 रुपया पकड़ो, ये 1000 रुपया तुमने ये अपने पास रखना है, लेकिन इस 1000 रुपये को इस्तेमाल नहीं करना, इस 1000 रुपये को करना है इन्वेस्ट। इसको इन्वेस्ट करोगे तो आएगी इन्वेस्टमेंट इनकम, बिजनेस में इस्तेमाल करो, इन्वेस्ट करो, इससे इन्वेस्टमेंट इनकम कमाओ। इस इन्वेस्टमेंट इनकम को आप यूज कर लो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने के लिए। बल्कि से भी अगली बात क्या है, नॉर्मली तो यूं करते हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम मिसाल के तौर पे जी 100 रुपए की इनकम आ गई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी आ गई, 100 रुपया। अब वो रिस्ट्रिक्शन वाले ने क्या कहा हुआ है, उसने पहले ये कहा था कि ये 1000 तुमने कहीं नहीं लगाना, स्टूडेंट्स पे ये नहीं लगाना, ठीक है, इसको करना है इन्वेस्ट। इससे आया तुम्हें 100 रुपया, इस 100 रुपये में से 30 रुपये यानी 30% मिसाल के तौर पे वापस इन्वेस्ट कर देना। जबकि इसमें से यूं भी होता है, इसमें से 70% जो है वो स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए, स्टूडेंट्स के इस्तेमाल के लिए आपके पास अवेलेबल, इनको यूज करना। अब ये एक ऐसा फंड होता है जो सारी जिंदगी के लिए एनपीओ को मिल जाता है, ये पैसे तो अब कहीं नहीं जाने लगे, ठीक है।
बल्कि अगर इस तरह का मामला कर लें कि कुछ इनकम इसमें से निकाल के री इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो उल्टा ये क्या होता जाएगा, ग्रो होता जाएगा। ठीक है, तो ये एक परमानेंट नेचर का फंड बन जाता है, एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है एनपीओ के पास, जिसको जो कभी भी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, तो ओरिजिनल अमाउंट नहीं छेड़ी जाती। ठीक है, और सिर्फ इन्वेस्टमेंट इनकम को यूज़ किया जाता है, वो भी उस पर्पज़ के लिए जिस पर्पज़ के लिए कंट्रीब्यूशन देने वाले ने कंट्रीब्यूशन दिया। कुछ बात समझ आई? ठीक है, अच्छा जी। तो एंडोमेंट फंड में क्या होता है? द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन इज नॉट यूज्ड, द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन is not used at all, is not used at all। ठीक है, द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन इट सेल्फ, यूं कहना ज़्यादा बेहतर है, द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन इट सेल्फ इज नॉट यूज्ड एट ऑल। रादर, अब रादर ज़रा मुश्किल हो जाएगा, आसान करो। नहीं, हाउ एवर सैर जो, ठीक है, दिस अमाउंट इज इन्वेस्टेड, अब वो लिखना आगे तो ये लिखना रादर द इन्वेस्टमेंट इनकम इज, ठीक है ना, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, दिस अमाउंट इज इन्वेस्टेड एंड द इन्वेस्टमेंट इनकम is used for specified purpose, is used for specified purpose। ठीक है जी, नेचर समझ आई जी इसकी? सही है। अच्छा, अब एक छोटी सी बात, ये उसने कहा कि 1000 रुपए को कहीं इस्तेमाल नहीं करना, इसको इन्वेस्ट ही करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1000 रुपया नोट की फॉर्म में इन्वेस्ट करना है। ये भी हो सकता है कि इस 1000 का कोई एसेट लेकर उसको इस्तेमाल में ले आओ। प्लांट लेके आपने इंस्टॉल कर दिया, उससे आउटपुट आई जा रही है, उसको बेची जा रहे हो और एनपीओ के अंदर जो है वो उसको यूज कर रहे हो इनकम को, ये भी तो इन्वेस्टमेंट इनकम ही है। आपने फिक्स एसेट खरीदा तो क्या इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट ही तो की है। ठीक है, या आपने इस पैसे से एक प्लाजा खरीदा और उसकी रेंटल इनकम जो है वो पक्की पक्की आ रही है। अब ये तो नहीं आपको कि जी वो कैश उसने बिल्डिंग लेने के लिए यूज कर लिया हो, भाई नहीं। उसने ये कहा था कि ओरिजिनल पैसे से आपने स्कॉलरशिप नहीं देनी स्टूडेंट्स को, ओरिजिनल पैसे को इन्वेस्ट करो, कहीं भी कर लो, आप उसको बैंक में रखवा दो, आप उससे कोई प्लांट खरीद के उससे फैक्ट्री लगा के शुरू कर दो काम, आप उससे कोई बिल्डिंग खरीद के उसको रेंट पे चढ़ा दो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना लो। ओरिजिनल अमाउंट को इंटैक्ट रखना है और जो इनकम आएगी उसमें से भी, बल्कि कभी कभी कहते हैं कुछ री इन्वेस्ट कर दो और बाकी स्कॉलरशिप में यूज करो। ठीक है, ये बात समझ आई है? ये तीनों तरह के फंड समझ में आए हैं? खींच लो, क्योंकि फिर लबनी कोई नहीं, हूं दोबारा मैं अगे टुर जाना। तो अब क्या हो सकता है, ध्यान से करें ना जरा। ओरिजिनल पैसे यूज तो नहीं कर रहे, लेकिन अब लॉस आ सकता है आने को, तो लेकिन आने नहीं देते इन लोगों ने। बड़ी बड़ी ये ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे एंडोमेंट फंड, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उन्होंने ये फंड मैनेजर रखे होते हैं, वो पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी एक जगह नहीं रखते कि सारी डूब जाए। वो पोर्टफोलियो की मैनेजमेंट होती क्या है, ये भी बीएफडी में आप जाके पढ़ेंगे जब आप फाइनेंस मैनेजर बनने की तैयारी करेंगे उस टॉपिक, उस पेपर में। ठीक है ना, वो आप पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, इधर से कोई इन्वेस्टमेंट कर ली, एक उधर कर ली, एक उधर कर ली, एक उधर कर ली, कोई हाई रिस्क तो हाई रिटर्न, कोई लो रिस्क लेकिन पक्की है, रिटर्न भी पक्का लेकिन रिस्क भी कम, तो वो फिर इस तरह से पोर्टफोलियो को मैनेज किया जाता है। भाई बंद कर दो मोबाइलों को यार, क्या मुसीबत है यार। ओके, पेज नंबर 791 पे मैंने आपको फंड अकाउंटिंग के बारे में बताया। काइंडली इसको आपने अच्छे तरीके से घर पे रीड करना है, और कोई बात समझ ना आए तो पूछ लेनी है। वैसे बेहतर तो यही है कि समझने के लिए ये बात काफ़ी है, एक बार तसल्ली के लिए उसको पढ़ लेना कि ऐसी मिलती जुलती बात ही थी, बस ठीक है। ओके, फंड अकाउंटिंग के अंदर आपने 3 तरह के फंड देखे हैं, एंडोमेंट फंड, रेस्ट्रिक्टेड फंड और अनरेस्ट्रिक्टेड फंड। ठीक है जी, ये तीनों आपको पढ़ाए हैं। आगे एक छोटी सी एग्जांपल है आईकैप की, टाइप्स ऑफ फंड्स। 3 क्वेश्चंस हैं और रिक्वायरमेंट है, ये कौन कौन सी टाइप के फंड्स हैं, आंसर नहीं देखने, पहले खुद से आपने चेक कर लेना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ओके नेक्स्ट।
नहीं, आप कैलकुलेटर रख लें इसके ऊपर, आप इसके ऊपर किताब रख लें, आप ना देखें। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग इज कंट्रीब्यूशन। वैसे तो मैंने बता ही दिया आपको कंट्रीब्यूशन क्या होता है। बेसिकली कंट्रीब्यूशन कहते हैं उस अमाउंट को जो एनपीओ को रिसीव हो रही है कहीं से भी, और उसके अगेंस्ट एनपीओ ने कोई उनको जिनसे वो पैसे आ रहे हैं कोई वादा नहीं किया होगा। एनपीओ को जो पैसे आ रहे होते हैं, ठीक है, उसमें दो तरह के पैसे हैं। एक है डोनेशन। क्या है? डोनेशन। डोनेशन एक कंट्रीब्यूशन है। क्यों? क्योंकि डोनेशन के बदले में डोनी को, डोनी जिसने डोनेशन दिया है, ठीक है, डोनी को, धोनी नहीं, अच्छा प्लीज, डोनी को कोई वादा वापसी की सर्विसेज का नहीं होता। डोनेशन देने वाले ने, डोनी ने डोनेशन दे दिया, एनपीओ ने बदले में उसको कोई सर्विस नहीं देनी होती। वो कहता है ये पकड़ो भाई, इससे गरीबों का इलाज कर लेना, तो फिर वो क्या उसी का इलाज करने लग जाए, ठीक है। अच्छा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कभी कभी इस तरह की भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे गोल्फ क्लब है, जैसे क्रिकेट क्लब है, जैसे स्पोर्ट्स क्लब है। तो उसके जो मेंबर्स होते हैं वो पैसे दे सकते हैं, हो सकता है वो कुछ डोनेशन भी दे दें और कुछ सब्सक्रिप्शन भी दे दें। अब सब्सक्रिप्शन कंट्रीब्यूशन नहीं है सोर्स ऑफ इनकम ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे उन्होंने बस ये कहा हुआ है कि अगर कोई इस तरह की चीज़ें हो तो अलग अलग लिखना। तो हम तो वैसे ही अलग अलग लिखते हैं भाई। हम सब्सक्रिप्शन इनकम को अलग लिखते थे और हम डोनेशंस को अलग लिखते थे, याद है ना, इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर इनकम्स में, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन है एनपीओ को मिलने वाले कोई भी पैसे, ठीक है, जिसके अगेंस्ट एनपीओ ने कोई वादा नहीं किया होता। मुझे ये आसान वाली जो डेफिनेशन है कहीं नज़र नहीं आई, मैं देख लूँगा, जहाँ नज़र आई मैं वहाँ लिख दूंगा, वरना फिर यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन क्या है जी? कंट्रीब्यूशन वो अमाउंट जिसके बदले में एनपीओ ने कोई रेसिप्रोकल वादा नहीं किया होता, ठीक है। अच्छा, अब कंट्रीब्यूशन कहीं से भी आ सकता है। वो कहता है जी इंडिविजुअल भी दे सकता है, कॉरपोरेशंस भी दे सकती हैं, गवर्नमेंट भी दे सकती है, कोई और एनपीओ भी दे सकती है। ऐसे एनपीओ को वो कहीं से भी पैसे आ जाएं, कहीं डोनेशन तो कहीं से भी आ सकता है, हेल्प तो कहीं से भी आ सकती है। वो इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, वो कंपनीज भी कर सकती हैं, वो गवर्नमेंट भी कर सकती है, कोई और एनपीओ भी कर सकती है, ठीक है। अच्छा, अब इस पे रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं। तो भाई ये वही वाली बात है जो कर आए हैं। रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन जो होंगी वो कहाँ जाएंगी? इधर देखें, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन जो होंगी, अब वो बहुत दूर चला गया, ये इनसे रिस्ट्रिक्टेड फंड बनेगा जो ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है। एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन से एंडोमेंट फंड, और अनरिस्ट्रिक्टेड चली जाएंगी जनरल फंड में। तो ये भी वैसी ही बात की हुई है उन्होंने, ठीक है। तो बेटा इसके ऊपर बात की हुई है स्टैंडर्ड्स ने, पर मैं फिलहाल उसको नहीं छेड़ता, कल देख लेते हैं इसके ऊपर कैसे बात करेंगे, ठीक है ना। अभी मैं जनरल ज़रा ओवरव्यू दे दूं दो चार चीज़ों का, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट की तरह से ट्रीट करना है या नहीं, गवर्नमेंट से पैसे तो आते हैं, ठीक है। असल में चलें बात और तरफ निकल जाएगी, बस ठीक है, इसको कर लेंगे डिस्कस। ये यहीं कहीं पे आगे पीछे प्लस माइनस में बात लिखी हुई है, पर फिलहाल मैं इसको नहीं छेड़ रहा, ओके। अच्छा, टाइप्स ऑफ कंट्रीब्यूशन की एग्जांपल्स हैं, अब इनको आप पढ़ लोगे, ठीक है जी। इनके सॉल्यूशंस भी आप नहीं देखोगे और आप पहले पहले जो है वो देख लोगे, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट। इसमें आपको एक चीज़ शायद समझ ना आए फिलहाल, तो कोई बात नहीं, इसको मैंने ग्रीन कर दिया है, पढ़ ज़रूर लेना, समझ ना आए तो मैं कल डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। ए नहीं मुड़ दे, ए नहीं मुड़ दे।
अच्छा जी, अगली बात, बात सुने प्लीज। रेवेन्यू रिकग्निशन यानी कि इनकम रिकॉर्ड करना। इनकम रिकॉर्ड करना, हम इनकम्स के अंदर पॉज कर दें। अच्छा जी, रेवेन्यू रिकग्निशन की बात हो रही थी। टीए को बुला दे, मैं पूछ लेता हूं जी। रेवेन्यू रिकग्निशन की बात होगी। रेवेन्यू रिकग्निशन, रेवेन्यू रिकग्निशन की बात हो रही थी जी। रेवेन्यू रिकॉर्ड करना क्या मतलब भाई, इनकम्स के अंदर जो चीज़ें नज़र आती थी, डोनेशन आता था, उसमें सब्सक्रिप्शन इनकम आती थी, उसमें मेंबरशिप फी आती थी, उसमें उसमें डोनेशंस स्पेसिफिक भी आ सकते थे, जैसे लाइफ में ये फंड स्पेसिफिक भी आ सकते थे, जैसे लाइफ मेंबरशिप फंड था, याद है, आहिस्ता आहिस्ता करके आ रहा होता था। अब डोनेशन इनकम है, सब्सक्रिप्शन इनकम है, ये सारे के सारों के अपने अपने रूल्स हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन इनकम कब रिकॉर्ड करनी है, जब उसको कमा लेना है। ऐसे ही लाइफ मेंबरशिप कब रिकॉर्ड करनी है, कोई बेसिस दी होनी है, ठीक है। तो यहां पर वो कहता है रेवेन्यू रिकॉर्ड करना कैसे एनपीओ ने, इसके दो मेथड्स हैं। एक को कहते हैं डेफरल मेथड और दूसरे को कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड। एक मेथड, ये मैं अभी बात नहीं करूंगा, सिर्फ छेड़ रहा हूं इसको, ठीक है ना। एक मेथड जो है, क्योंकि ये बात फिर थोड़ी और तरफ जाएगी, हम सवालों को करेंगे ना, फिर थोड़ा थोड़ा कोई एक सवाल कर लेंगे या एक सवाल को तोड़ बोड़ के छोटा मोटा करके थोड़ा सीखेंगे, ठीक है। इनमें से एक मेथड वो है जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है जी, और एक मेथड वो है जो हमने देखना है कि कैसे होता है, ठीक है जी। एक मेथड हम ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है, एक हम देख लेंगे कि कैसे हुआ करता है, फर्क कोई नहीं है। आई के अपने रिसेंट टाइम के अंदर नाम ये वाला लिख दिया था, असल में वो वही मेथड था जो मेथड हम कर रहे होते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जी छोटी मोटी, कि रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं तो कैसे करेंगे। वो कहते हैं जी कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल को अगर आपने रिकॉर्ड करना है तो कब करो, जब अमाउंट रिसीव जो होनी है वो रीजनेबली एस्टीमेट कर सको आप, और कलेक्शन भी रीजनेबली। ये नहीं कि आप जिसने आपसे एक वादा किया है किसी शो के अंदर कि आपको इतना डोनेशन दे देंगे, आपको पक्की उम्मीद है कि इन्हें तो निकल के देने कोई नहीं, ठीक है। तो फिर ऐसी रिसीवेबल को आपने कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल को रिकॉर्ड नहीं करना। फिर एक चीज़ होती है जी प्लेज, ये भी वैसे ही है बिल्कुल, ठीक है। कहते हैं जी प्लेज क्या है, प्लेज इज अ प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट कैश और अदर एसेट्स सिमिलर टू एनी अदर कंट्रीब्यूशन। एन अनकलेक्टेड प्लेज वुड ओनली बी रिकग्नाइज इफ इट मीट अबव रिकग्निशन क्राइटेरिया। रीजनेबल एश्योरेंस हो कि एनपीओ विल कंप्लाई विद कंडीशंस, और कंट्रीब्यूशन डिपेंडेंट नहीं हो किसी और कंटिजेंसी पे। ये वो बात है। पहली बात तो है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। कंट्रीब्यूशन किसी ने वैसे वादा कर दिया, और इस तरह से नहीं कि कोई जनरल स्टेटमेंट थी, ठीक है। आप रीजनेबली उसको एस्टीमेट कर सकें कि इतनी अमाउंट आएगी और उम्मीद हो के आ जाएगी, तो कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैश नहीं भी आया तो आप एंट्री कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल डेबिट, कंट्रीब्यूशन इनकम क्रेडिट, ठीक है। ये आप उस रूटीन से हट आए हैं, जिस रूटीन के सवाल आप देख रहे थे, जो वो कर रहे थे, आपने तो उसमें भी एक्रूअल बेसिस लगा दिया था ना। लेकिन ये तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है नॉन प्रॉफिट, इनके अंदर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो होता है, ठीक है ना। प्लेज के बारे में क्या कह रहे हैं कि जी प्लेज भी ऐसे ही है कि कोई प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट कर दिया गया है कैश, ठीक है। अब अगर प्रॉमिस किया हुआ है तो पहली बात, ये दो शर्तें उस प्रॉमिस के अंदर पूरी होती हों, यानी आप एस्टीमेट कर सकें अमाउंट और आपको उम्मीद हो के आ जाएगा। और दूसरी बात कि वो कंट्रीब्यूशन किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट ना हो। और तीसरी बात, अगर कोई कंडीशन उसके साथ अटैच है तो आपको उम्मीद है वही पूरी कर लोगे, तो प्लेज रिकॉर्ड कर लेना। जस्ट थेरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इनका कोई न्यूमेरिकल आपको जो है वो आए अब मुमकिन नहीं है। बस एक बार आपने इसको, बल्कि इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ। जो पढ़ने याद रखने वाली बात होगी वो मैं आपको खुद बताऊंगा कि फलां एमसीक्यू के अंदर ये चीज़ इस्तेमाल, ये बात इस्तेमाल हुई है, फलां एमसीक्यू के अंदर ये हुई है, फलां एमसीक्यू में ये आ सकती है, तो मैं आपको खुद बता दूंगा, ठीक है। जैसे बिक्वेस्ट है, बिक्वेस्ट किसे कहते हैं जी, बिक्वेस्ट, ये इसको विल भी कहते हैं बेसिकली, आपको नहीं पता। लेगेसी, लेगेसी, लेगेसी इनकम, ठीक है। इसको स्लैश डाल के लिख सकते हैं आप, ताकि आपको याद रहे। ज़्यादा बोर नहीं होना, बस मैं थोड़ी सी बात और पढ़ा के बस अब जा रहा हूँ IS 16 पे, ठीक है, घर नहीं जा रहा।
लेगेसी या बिक्वेस्ट जो है, इसके बारे में ये स्टैंडर्ड कहता है कि इसकी टाइमिंग अमाउंट ज़रा अनसर्टन ही होती है, पता नहीं कब मिलेगी, पता नहीं ये विरासत कब मिलेगी और कितनी, कब मरेगा अल्लाह माफ़ करे हैं जी, कब मिलेगी, कितनी मिलेगी। तो नॉर्मली ये चीज़ें अनसर्टन होती हैं, इसलिए वो कह रहा है कि रिकग्निशन क्राइटेरिया में नॉर्मली ज़्यादा केसेस में मीट नहीं होता, इसलिए बिक्वेस्ट जो है वो तब तक रिकग्नाइज नहीं करते हम जब तक रिसीव ना करें, ठीक है। अगर रिकॉर्ड करनी भी है तो फिर ऊपर वाली शर्तें इसके लिए भी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। अगेन अगली चीज़ मेंबरशिप फ़ी है, ये भी एक रेवेन्यू है, सोर्सेज ऑफ इनकम बताए हुए जैसे हमने बताए थे, ठीक है। अब मेंबरशिप फ़ी का आपको पता ही है कि मेंबरशिप फ़ी सर्विसेज के अगेंस्ट होती है, ठीक है। अब वो स्टैंडर्ड ने यहाँ पे वही बात की है कि अगर इस मेंबरशिप फ़ी में सिर्फ सर्विसेज के लिए उसने पैसे दिए हैं मेंबर ने, तो वो आपकी इनकम है, जैसे जैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर दो उसको मेंबरशिप फ़ी ही लिख लेना। लेकिन अगर इसके अंदर उसने कुछ डोनेशन का एलिमेंट भी डाला हुआ है तो उन दोनों को फिर अलग अलग कर लेना, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के अंदर और कुछ भी नहीं है, जैसे सब्सक्रिप्शन इनकम का अकाउंट बनता था वैसे ही एक अकाउंट बना हुआ है, आपने इसको ट्राई करना है। फ़र्क सिर्फ क्या आना है, फ़र्क ये आना है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर 650 मेंबर्स से 650 मिलियन रिसीव किया है, ठीक है। वो कह रहा है इस 650 मिलियन में से 26 मिलियन जो है वो डोनेशन के तौर पे दिया है मेंबर्स ने, और बाकी जो है वो मेंबरशिप फ़ी है। तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आपने ये 26 मिलियन इस सब्सक्रिप्शन इनकम के अकाउंट से निकाल के डायरेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर में लिख लेना एज एन इनकम, और बाकी को सब्सक्रिप्शन में रहने देना। ट्राई करना है इसको आपने, ठीक है। यहाँ पे यही हुआ नज़र आएगा आपको कि आपने टोटल में से जो डोनेशन है वो माइनस कर देना है, यहाँ से निकाल देना है आपने, ठीक है। टोटल में से डोनेशन वाला एलिमेंट निकाल देना है, क्योंकि बाकी सर्विसेज के अगेंस्ट एनपीओ ने ये पैसे इनकम के तौर पर रिकॉर्ड करने हैं, तो वो बस अलग कर देना है। वो वही बात कर रहा है कि जी हर चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट फंडिंग है ना भाई, यहाँ पे वो बात हुई पड़ी, लेकिन मैं अभी इसको नहीं छेड़ रहा, अभी मैंने सिर्फ आपको इतनी सी बातें करवाई हैं। एक छोटी सी बात और करके फिर इसको एंड करते हैं कि अगर एनपीओ को पैसों की बजाय कोई एसेट ही आ जाए तो उसके बारे में क्या ट्रीटमेंट है, वो करके फिर एंड कर देंगे, ठीक है ना। अभी मैंने आपको सिर्फ क्या पढ़ाया है जी, फंड कितनी तरह के होते हैं, कंट्रीब्यूशन कितनी तरह के होते हैं, और फिर रेवेन्यू रिकग्निशन किस दो मेथड से होती है। ये बताया नहीं कि वो मेथड कौन कौन से हैं, बस मेथड के नाम लिख दिए ताकि वक्त ज़रूरत सनद रहे और काम आए, ओके। फिर दो तीन ऐसे डेफिनेशंस हैं, ये डेफिनेशंस मैंने आपको सिर्फ पढ़ाई हैं, ठीक है, कि प्लेज क्या होता है, बिक्वेस्ट क्या है, मेंबरशिप फ़ी पढ़ लीजिएगा क्या है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल क्या है, ठीक है। इस जस्ट डेफिनेशंस थी, ठीक है। इनमें से जो एमसीक्यू में यूज़ हो सकेगी वो मैं आपको खुद बता दूंगा, ओके। अच्छा जी, ये अच्छा जी, देखें, अगर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये छोटी छोटी बातें कर रहे हैं ना ज़रा, ताकि ज़रा थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो जाए चीज़ें डिस्कस करने वाली, उसके बाद फिर इसका लॉजिकल सीक्वेंस भी बना लेंगे, सवाल में कैसे इस्तेमाल होना है, छोटी मोटी चीज़ें जो आसानी से समझ आती हैं वो तो ज़रा डिस्कस कर लेना, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अगर कोई एसेट ही मिल जाए, अगर कोई एसेट ही मिल जाए, तो याद है आपको क्या अकाउंटिंग हमने सीखी थी, हमने कहा था जी आप क्या करो, वो फिक्स एसेट को डेबिट कर दो और डोनेशन इनकम को, हाँ अगर कोई कंडीशन अटैच हो तो फिर तब तक आप ना करो जब तक वो कंडीशन ना मीट हो जाए, बहरहाल तब तक लाइबिलिटी बन सकता है। अब ये जो फिक्स एसेट आपने रिकॉर्ड किया है, डेबिट किया है, इसको क्या करना पड़ेगा, ये जिस दिन आया, मिसाल के तौर पे ये 1 जनवरी 18 को रिसीव हो गया, तो अगला काम क्या करना पड़ेगा, अगला काम ये करना पड़ेगा कि 31 दिसंबर 18 पे हमें इस फिक्स एसेट को डेप्रीशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये IAS 16 के अंडर आ जाएगा, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट कर दो, चलो, या एसेट क्रेडिट कर दो, ठीक है जी। ये तो हमें पता था वैसे ही। ऐसा भी तो हो सकता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को फिक्स एसेट की बजाय कोई इन्वेंट्री रिसीव हो जाए, तो उस सूरत में इन्वेंट्री या स्टॉक डेबिट करके डोनेशन इनकम क्रेडिट कर देंगे, ऐसे ही है। अब
ये इन्वेंट्री को आपने इनिशियली फेयर वैल्यू पर या कॉस्ट पे जो भी चीज़ होगी उस पर रिकॉर्ड करना है, और सब्सिक्वेंटली भी आपको इसको देखना पड़ेगा कि ये लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पर रखना है या इसका कोई अपना नया रूल है। ठीक है, तो फिक्स एसेट तो इजी थे, उनकी तो बात मैंने कर दी। इन्वेंट्री की बात स्पेसिफिकली करता हूँ आपके साथ। स्टैंडर्ड ये कहता है, ये वाला, कि अगर आपको एक इन्वेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट किसी ने दे दी, ठीक है, एक इन्वेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट किसी ने आपको दे दी और आपने भी उसको आगे बेचना नहीं है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में आपने उसको अपने पास रिकॉर्ड तो करना ही है ना, आ गई तो। ठीक है, तो ये जो इन्वेंट्री आपने रिकॉर्ड की है इसको आपने किस पे रिकॉर्ड कर लिया? फेयर वैल्यू पे। ठीक हो गया। अब ईयर एंड आया तो ईयर एंड के ऊपर IS2 तो कहता था इन्वेंट्रीज वाला इसको लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे रखो। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये क्या करेगा स्टैंडर्ड, इसने फिर ये कहा कि भाई NRV तो होती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जिसका मतलब होता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। हमने तो ये इन्वेंट्री बेचनी ही नहीं है। ठीक है, इसलिए इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसी इन्वेंट्री, ऐसी मिसाल के तौर पे अस्पताल को मेडिसिन, ये एग्जांपल के अंदर भी यही है, ठीक है ना, अस्पताल को मेडिसिन दे दी जाए, ठीक है, तो वो मेडिसिन को किस पे रखे? NRV पे रखे? नहीं, NRV पे नहीं रखना, इसका फिर अपना रूल है। ये क्या कहता है? ये कहता है, कहाँ लिखा हुआ, इतनी बात सिर्फ हाईलाइट करूँ वो देखो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ inventories shall reflect the fair value at the date of contribution. When NPO records contribution of materials and goods, the cost of inventory shall reflect fair value. मैंने कहा आपको कि उसको आपने fair value पे रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, अब to be distributed at no charge or for no, क्योंकि वो किसी अमाउंट के ऊपर तो हमने बेचना नहीं है। ठीक है, अब वो कहता है NPO shall measure inventories at lower of cost, ये तो पहले भी वही था, लेकिन आगे क्या होता था? और NRV ये क्या कह रहा है? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रिप्लेसमेंट, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, विच दे आर हेल्ड फॉर। ठीक है, अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन एट नो चार्ज और फॉर नॉमिनल चार्ज हैं और कंजम्पशन इन प्रोडक्शन, ये बात बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल इस रूल को अप्लाई कर लें। ठीक है, एक एग्जाम्पल है मेडिसिन फॉर ऑल, एक NPO है। ठीक है, उसको विच प्रोवाइड्स मेडिसिन टू कम्युनिटीज लिविंग इन अंडर डेवलप्ड एरियाज एट नॉमिनल चार्जेस। वो ऐसे होता है ना, जैसे 5 रुपए की पर्ची है, 10 रुपए की पर्ची है, वो क्या होता है? नॉमिनल से चार्जेस लेकर, ठीक है, वो दवाई देते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब वो कहता है इट हैज़ फॉलोइंग इन्वेंट्रीज। पैनाडॉल इस NPO को मिली है एज अ डोनेशन, तो फिर इसकी तो कोई कॉस्ट नहीं है, इन्होंने कोई कॉस्ट इनकर नहीं की। ठीक है, तो फिर कॉस्ट, अच्छा कॉस्ट है भी कोई नहीं, सामने नजर भी नहीं आ रही, जाहिर है इनको कौन सी कॉस्ट पड़ी? कोई कॉस्ट नहीं, तो कॉस्ट तो कोई है नहीं। अब इन्होंने पहली बार रिकॉर्ड किस पे किया होगा? लेकिन साथ ही रूल पड़ा, वो कहता है कि लोअर ऑफ कॉस्ट और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब साथ ही हमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी नजर आई? 26,000। अब कॉस्ट चूंकि फिलहाल जबरदस्ती बन यही गई थी, कॉस्ट तो सिफर थी ना, ठीक है, तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड हो गया था। ठीक है, तो फिर इन दोनों में से लोअर क्या है? तो फिर इस NPO की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पैनाडॉल कितने पे नजर आएगी? 26,000 पे नजर आ रही है। भाई पता नहीं कहां से आई है, मैं तो चाह रहा हूं कि मैं इसको यूं कर दूं। क्यों? क्योंकि मेरे लिए ये रेलेवेंट नहीं है, मैं NRV के ऊपर इसको रखना ही नहीं है, ये तो सिर्फ परेशान करने के लिए उसने मुझे दे दी। NRV कभी भी NPO के अंदर जो इन्वेंट्री पड़ी है, जो उन्होंने फ्री देनी है आगे, या थोड़े से पैसे लेकर ऐसे ही नॉमिनल चार्जेस लेकर आगे बांटनी है मुफ्त में गरीबों को, तो उसमें NRV का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। NRV क्या है? वो तो सेलिंग प्राइस है, तो सेल तो करना ही नहीं है हमने इसको, कि हम इसको लोअर ऑफ कॉस्ट, हमने प्रॉफिट थोड़ी कमाना है, तो इसलिए इसको कॉलम को ही काट देना चाहिए, हम तो डिस्कस क्यों करें इसको। ठीक है, ओके, तो फिर हमारे लिए रेलेवेंट क्या है? कॉस्ट और रेलेवेंट क्या है? लोअर ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। फेयर वैल्यू भी नहीं है रेलेवेंट,
पहले केस में सिर्फ मजबूरन इसलिए बन गई क्योंकि वो हमें मुफ्त में, मतलब कहीं से एज अ डोनेशन मिली थी पैनाडॉल, जगा दो इसको, डोनेशन के तौर पे पैनाडॉल मिली थी। बस ये आखिरी बात है, बस उसके बाद बस करते हैं, ठीक है? ये आखिरी बात, मैं ये पूरी नहीं भी होगी ना, समझ नहीं, कल कर लेंगे, ठीक है? बस ये आखिरी बात, ओके? थोड़ा सा हौसला, ओके जी। पैनाडॉल रिसीव हुई थी इन काइंड, इस वजह से उसकी कॉस्ट तो थी नहीं कि हम एंट्री उसकी कॉस्ट से करते, वो कॉस्ट पे पड़ी होती और फिर ईयर एंड पे देखते हैं कि इसमें से कॉस्ट लोअर है या करंट, ठीक है? तो फेयर वैल्यू उसकी 26 आ रही थी, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, सॉरी, फेयर वैल्यू 28 आ रही थी और रिप्लेसमेंट कॉस्ट 26, तो दोनों में से लोअर क्या है? तो 26 के ऊपर हमने इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है? अगली सब की सब जो हैं उनकी कॉस्ट अवेलेबल है। जब कॉस्ट अवेलेबल है तो फेयर वैल्यू नाम की चीज स्टैंडर्ड ने इस्तेमाल ही नहीं की हुई, उसने तो क्या दो चीजें इस्तेमाल की हुई हैं? कॉस्ट और रिप्लेसमेंट, करंट रिप्लेसमेंट, ठीक है? तो फिर अब ये दोनों कॉलम्स हो गए रेलेवेंट। कॉस्ट लोअर, कॉस्ट 24 है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट 24,500 है, क्या लोअर है? तो न्यूब्रॉल 24,000 पे रखेंगे। फिर इमोडियम कॉस्ट 12 है, रिप्लेसमेंट, सुभान अल्लाह, जोन सा, अब कौन से वाले को डिब्बा लगाएं? तो यार तो बड़ी आजमाइश पड़ गई हमें, ठीक है? चलो किसी एक पे लगा लो, दोनों बराबर है ना, लोअर क्या है, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है? नेक्स्ट, कॉस्ट 15 है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट 14,700 है, तो मोटिलियम को 14,700 के ऊपर रिकॉर्ड कर लो। फिर रिजिक्स कॉस्ट पे, आप इसको सॉल्यूशन के अंदर देख लेना, ठीक है? तो फिलहाल सिर्फ इतनी बात याद रखना, ये मैंने बात किसकी की है? ऐसा मटेरियल जो एनपीओ को मिला है, फिलहाल इन्वेंट्री, ऐसी दवाई जो एनपीओ को मिली है जिसको उन्होंने या तो मुफ्त में गरीबों को देना है या नॉमिनल अमाउंट लेके, तो ऐसी इन्वेंट्री को एनपीओ रिकॉर्ड करेगी लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट ये करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कि अभी आप इसको खरीदने जाएं तो आपको कितने में मिलेगी, ठीक है? नहीं रिप्लेसमेंट कहता है पहली बुखार के लिए, भाई रिप्लेसमेंट कॉस्ट वो पूछ रहे हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है? देखें, फेयर वैल्यू होती है कि आप मार्केट के अंदर इसको बेचे तो कितने की बिकेगी, ये डिफरेंट हो सकती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। आप चीज़ बेचने जाते हैं मिसाल के तौर पे, और आप बीइंग अ सेलर वो रिटेलर को बेच रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो वही दवाई आप 26,000 की बेच रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप वही खरीदने जाते हैं और बीइंग अ बल्क क्वांटिटी बायर, हो सकता है आपको वो रिप्लेस करते हुए डिस्काउंट मिलता हो, तो ये डिफरेंट हो सकती हैं। आपने इन्वेंट्री को दोबारा भरना है पैनाडॉल से, तो आपको कितने पैसे भरने पड़ेंगे? 26,000। और यही इन्वेंट्री अगर आप बाहर बाजार में इतनी बेच दें पैनाडॉल की, तो वो बिकेगी कितने की? 28,000 की। अब दोनों डिफरेंट हैं, हो सकती हैं, मैंने रीजन बता दिया आपको, ठीक है? कि बाहर बेचते हुए रिटेल प्राइस पे हो सकता है बेचते हो, लेकिन आपको खरीदते हुए रिप्लेसमेंट कॉस्ट इतनी पड़ रही हो, आपको डिस्काउंट मिलता हो बल्क खरीदते हुए, ठीक है? तो सवाल ने ये दोनों अलग दे दिए, जब तो फेयर वैल्यू को इग्नोर करें, आपके लिए फिर ये है इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने वाली वैल्यू, ठीक है? कहां पे लिखा हुआ है ये क्या मतलब है? भाई साहब पूछ रहे हैं क्या मतलब है? इसका मतलब है इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, ऊपर वाला इन्वेंट्री डेबिट डोनेशन इनकम क्रेडिट हुआ था, फर्क है ना दोनों में, ठीक है? ओ भाई, एनपीओ ने मुफ्त में दवाई बांटनी है, किसी ने दवाई दे दी तो ठीक है, किसी ने दवाई नहीं दी तो क्या वो बांटेंगे ही नहीं? डोनेशन मिला हुआ है ना, तो यूज करो, दवाई खरीदो बाजार से और बांटो लोगों में। बेटा ये मुफ्त में बांट रहे हैं, खरीदते हुए तो पैसों की मिलेगी ना। एनपीओ हो आप, आपके पास फंड्स में पैसे पड़े हैं, कुछ लोगों ने दवाइयां दे दी, कुछ ने पैसे दे दिए, पैसों से दवाई खरीदो और लोगों में मुफ्त बांटो, खरीदने की कॉस्ट, ठीक है? अच्छा हाँ, चलें जी, मेरे ख्याल में काफी है बच्चों की ना, ये वाला काम ना हो जाए, ठीक है? चलें, अच्छा चलें, थोड़ा ये तो देख लें कि कर क्या लिया हमने। आज बात की हमने 3 तरह के फंड्स होते हैं, एंडोमेंट, रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड, फिर कंट्रीब्यूशन भी होता है, इसी तरह के 3 तरह के। फिर हमने को 2-3 डेफिनेशंस देखी थी, ठीक है? क्या क्या? प्लेज देखा, बिक्वेस्ट देखा, कंट्रीब्यूशन देखा, ऐसी थोड़ा बहुत आइडिया ले रहे हैं, ठीक है? फिर हमने सुना कि रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के 2 तरीके होते हैं, डेफरल मेथड और रिस्ट्रिक्टेड फंड। एक हम ऑलरेडी कर रहे थे उस जैसा, ठीक है? देखेंगे वो कौन सा वाला था, नाम देंगे उसको कल इंशाल्लाह, और दूसरा जो हमने अभी नहीं किया उसको देख लेंगे। फिर हमने देखा कि अगर अच्छा,
ये तो एक थोड़ी सी बात कर लूं, थोड़ी सी इसी से रिलेटेड है। मिसाल के तौर पे आपको इन्वेंट्री मेडिसिन की नहीं मिली, बल्कि आप बिल्डिंग बनाने लगे थे, आपको इन्वेंट्री मिल गई सीमेंट वगैरह की। ये भी तो मटेरियल ही है, ये भी तो इन्वेंट्री ही है। इसके ऊपर भी सेम रूल लगना है। आपने इस इन्वेंट्री को रखना है किस पे? लोअर ऑफ कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। और अगर मुफ्त में मिली है, नहीं अगर खरीदा है तो देखो बात यह है, प्लीज आपको मटेरियल के लिए पैसे भी तो कोई देके जा सकता है, ठीक है, या आप अपने फंड्स को यूज करके मटेरियल खरीद भी तो सकते हो। को मुफ्त दे गया तो उसके लिए तो वही रूल है, ठीक है, जो आपका पैनाडॉल पे लगा है। फर्क सिर्फ ये है कि ये दवाइयों की इन्वेंट्री थी, वो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री बन जाएगी, ठीक है। रूल यही होना है, ठीक है। चलें कल करेंगे इसके ऊपर मजीद बात, अभी बस करते हैं, ठीक है। अब आइए 16 पे आते हैं, ठीक है जी। नहीं वैसे भी इसमें तो कम से कम पानी ना पी के हमें याद रखना चाहिए कुछ, ठीक है जी। अच्छा जी, 2-3 दिन तो रोजे रखना कम से कम। सुनो जी, अच्छा जी सुनो भाई, 1 मिनट में आओगे तो गाड़ी तो निकल जाएगी, जाओ। बेहतरीन, दोनों तरफ ही एक ही चीज खुली यार। सुबह कह थी घर वाली ले जाओ, मैंने कहा नहीं, मैंने ना वो देखना है 2 तरह की है, दोनों तरह की लेके जानी है, तुम ऊपर वाली डाल के दे दोगी ऐसे ही जान छुड़ाने के लिए। वैसे आखिरी दिन पे ना रख लें, जाते हैं फ्राइडे को रख लेते हैं। मैंने कहा जरा 1-2 मिनट आप ब्रेक कर लेना। तो पानी पीने गया हुआ है ना लड़का, अब उसको कहना तो नहीं था कि जाए, लेकिन अब चला गया तो रुकना तो पड़ेगा ना। क्या क्वेश्चन मिल गया है? अच्छा जी सुने, डेप्रिसिएशन में आज तक हमने यही देखा कि एक ही एसेट होता था, ठीक है जी, और उसकी कॉस्ट में बहुत सारी चीजें ऐड कर लेते थे, लेकिन उस एक एसेट की बात, चुप कर जाएं, उस एक एसेट की उस एक एसेट की कॉस्ट पर एक ही रेट लगता था, यानी उसकी लाइफ होती थी बस एक, ठीक है। उस लाइफ के ऊपर हम उसको डेप्रिशिएट करते थे, एक ही मेथड होता था, जाहिर सी बात है, एसेट जो एक होता था। अब एक सिचुएशन हमारे सामने आई, वो सिचुएशन है हवाई जहाज की मिसाल के तौर पे, ठीक है। मिसाल यहां पे लिखी हुई है, आप नहीं, मैं हवाई जहाज की बात है, एरोप्लेन, ओके। सुने सुने, एरोप्लेन के अंदर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसके, ठीक है जी। उसमें इंजन भी होता है उसकी। बेटा खामोश रहेंगे आप लोग या बाहर जाना पसंद करेंगे? मैं भेजता हूं फिर। ये सीटी मारने वाले का तो पता लग गया कहां से आया, बाकी अच्छा जी सुने, प्लीज 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 प्लीज, क्लास का अगर डेकोरम खराब करेंगे तो ऐसे ही जवाब मिलेंगे आगे से। अच्छा जी सुने, हवाई जहाज के 3 पार्ट्स मैंने बोले, एक इंजन, दूसरा बॉडी, तीसरा सीटें वगैरह। टोटल कॉस्ट ऑफ हवाई जहाज के अंदर इन सब का सिग्निफिकेंट पोर्शन, यही 3 चीजें मिलकर हवाई जहाज बना हुआ है, ठीक है। इंजन, बॉडी और सीट्स वगैरह, ठीक है। इन तीनों कंपोनेंट्स की कॉस्ट डिफरेंट, इन तीनों कंपोनेंट्स की लाइफ्स भी डिफरेंट है। इंजन 5 साल बाद चेंज कर देते हैं, ठीक है।
सीटें 10 साल बाद बदल लेते हैं और बॉडी 15 साल बाद चेंज करते हैं, ठीक है। अब अगर इनकी कॉस्ट कंपोनेंट्स भी अलग से गिवन, इनकी लाइफ, यूजफुल लाइफ भी अलग से गिवन, तो क्या किसी एक रेट या लाइफ के ऊपर इस सारे हवाई जहाज को डेप्रिशिएट किया जा सकता है? ये एक कॉन्सेप्ट था जो हमारा पेंडिंग था, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे जी, थोड़ा सा ही बताया था ना, आज बहुत सारा बता रहा हूं, ठीक है। 10, पेज नंबर 10 वॉल्यूम 1, ये एग्जाम्पल पहले करते हैं, उसके बाद A company has purchased a new aeroplane for 10 million. आखिरी चांस है, लाइफ खत्म हो गई तुम्हारी, ठीक है। कल खड़े हो गए, आज नहीं, कल की क्लास। अच्छा जी, A company has purchased a new aeroplane for 10 million. ठीक है। The company has identified following cost components and useful lives in respect of this jet. इंजन 3000 का है, इसमें से 10 मिलियन में से 3 मिलियन का इंजन, 1 मिलियन की सीट्स, 2 मिलियन की फिटिंग्स और अदर पार्ट्स 4 मिलियन के, ठीक है। अदर पार्ट्स में इंजन होता होगा नहीं? अच्छा चले, इंजन ऊपर पड़ा है, ठीक है। सुने प्लीज, यूजफुल लाइफ डिफरेंट, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, अब सारे 10 मिलियन को 5, 3, 15 या 20 में से नहीं कर सकते किसी पे, इसका एवरेज लेकर नहीं कर सकते। सिंपल क्या करेंगे, हर डिफरेंट कंपोनेंट को डिफरेंट हिसाब से डेप्रिशिएट करते जाएंगे, ठीक है। बात समझ गए? एक एग्जांपल है, इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद एक पास पेपर का क्वेश्चन है, उसको होमवर्क ले लेना, ठीक है, और छुट्टी कर लेना, ओके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी उसका ना, उसकी गुंजाइश नहीं निकली, सवाल तो पड़ा हुआ है। आपको मंडे लिमिटेड भी दे दूंगा, अभी पहले वो क्या कह रहा है, इतना सारा होमवर्क दे दिया आपने, ठीक है। पास पेपर 11 और पास पेपर 7 आपको दिया है, 11 उधार था, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए ज़्यादा ही होना चाहिए था होमवर्क, ठीक है। तो एक पास पेपर 7 है रेशो का, दूसरा रेशो और ईपीएस के एमसीक्यूज हैं। ये भी पुराना होमवर्क है, जिसने पेंडिंग किया उसका कसूर है, ठीक है। मैं तो होमवर्क सिर्फ ये वाला सवाल दे रहा हूँ, ओके, स्मार्टिंग वाला सवाल, ठीक है। अच्छा जी, ना पढ़ो। एंशियंट वाटर लिमिटेड इज अ कंपनी इन्वॉल्व इन बॉटलिंग स्प्रिंग वाटर। चश्मों का पानी भरते हैं और बेचते हैं। द कंपनी परचेज्ड अ बॉटलिंग प्लांट ऑन 2 जनवरी। द प्लांट इज मेड अप ऑफ 3 सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स, द कॉस्ट ऑफ विच इज एज फॉलोज। कहते हैं इन्होंने प्लांट खरीदा है, ठीक है जी, और उस प्लांट के 3 सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स हैं। इंजन 15 लाख का, इंजन 15 लाख का, फिर कन्वेयर बेल्ट है जी, अलग से एक पार्ट है ये, एंड फिटिंग्स ये 20 लाख का, और उसके बाद अदर स्ट्रक्चर 8 लाख का। रेजिडुअल वैल्यूज अलग अलग गिवन है जी, 2 की रेजिडुअल वैल्यू गिवन है, तीसरे की रेजिडुअल वैल्यू गिवन नहीं है। लाइफ्स अलग अलग गिवन है, तो फिर डेप्रिशिएट भी अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक हो गया। अब अदर कॉस्ट के बारे में वो कह रहा है कि अदर कॉस्ट बेसिकली देखो, अगर वो ब्रेकअप ना देता तो चुप करके हम उसकी लाइफ अलग से लेते। अदर कॉस्ट अलग से देकर क्या कह रहा है, डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन भी है, स्टाफ ट्रेनिंग भी है। पहले तो ये डिसाइड कर लें कि इन दोनों में से कौन से वाले कॉस्ट को हमने इस प्लांट की कॉस्ट में ऐड करना है। डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन को प्लांट की कॉस्ट में ऐड कर देना है, और स्टाफ ट्रेनिंग को भी ऐड कर देना है। स्टाफ ट्रेनिंग को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है जी। चलें, इग्नोर कर देंगे, किस लिए, प्लांट की कॉस्ट में ऐड नहीं करना। लेकिन खुदा ना खास्ता सवाल की रिक्वायरमेंट हुई ना, शो ऑल रिलेटेड जर्नल एंट्रीज, तो फिर इसकी एंट्री करना ना भूलना। इसकी एंट्री होगी स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ये ना भूल जाना, ठीक है। हाँ, एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। साकिब इन दोनों का ना नाम लिख लो,
ये ब्लैक शर्ट वाले भाई का और इसके साथ वाले का जो बबल चबाए जा रहा है। हाँ लिख लो, कल इनको खड़ा रखना है क्लास में, ठीक है ना। हाँ तुम तो इसको समझाओगे, आइंदा से इसके साथ बैठोगे तो नहीं। लिख लो यार इनका नाम आके, ठीक है। अच्छा जी सुने, अब डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन के साथ एक मसला है, सोच के बताएं क्या भाई। ये डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन किसी एक के साथ तो नहीं जोड़ सकते। ये डिलीवरी इंस्टॉलेशन जो है ये अदर कॉस्ट है जो बॉटलिंग प्लांट से रिलेट कर रही है। अब ये बॉटलिंग प्लांट में ही इंजन भी है, कन्वेयर बेल्ट भी है, अदर स्ट्रक्चर भी है, ठीक है। अब क्या करें, अब अपॉर्शनमेंट करनी है। अगर खामोश होगा तो क्या करोगे, अगर खामोश होगा तो वही काम करोगे जो आपको करना चाहिए, आप टोटल करोगे और प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, ठीक है, एलोकेशन। लेकिन शुक्र है वो खामोश नहीं है, उसने क्या कहा है, ऑल अदर कॉस्ट कंसिडर टू बी इवनली इनकर्ड बिटवीन थ्री सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स। शुक्र है, शुक्र है, यानी ये मुश्किल काम नहीं करना पड़ेगा आपको, बल्कि आप क्या करोगे, जस्ट इस 783 को डिवाइड करोगे 3 से और हर एक को ऐड कर दोगे इंजन कन्वेयर बराबर बराबर, ठीक हो गया जी। अच्छा उसके बाद सवाल तो चलो करते ही हैं, जरा बातें तो पूरी कर लें। अब हर एक की कॉस्ट अलग निकालनी है, क्यों, क्योंकि इस टोपी वाले भाई का नाम भी लिख लो, आ जाओ साकिब, ठीक है, और इसके साथ वाले का भी लिख लो, ये 2 मुर्गे और पकड़े गए कल के। क्या बेटा चेंज पूछ रहे थे 500 का, मछली मंडी में बैठे हो तुम। अच्छा जी सुने बेटा, इससे टाइम ज़ाया होता है, प्लीज़ खामोश रहेंगे, छुट्टी जल्दी होगी, नहीं तो ये मैंने करवाना है तो करवाना है, बैठे रहो फिर। सुने, इंजन की कॉस्ट अलग निकालनी है, कन्वेयर बेल्ट अलग, अदर स्ट्रक्चर अलग, क्योंकि इनकी लाइफ अलग, ठीक है। तुम दोनों का नाम भी अब लिखना है, थोड़ी देर तक लिखता हूं मैं, ठीक है। इनके अंदर 783 का 1/3 1/3 1/3 भी ऐड कर देना है हमने, ओके। अगली बात, कुछ और चीजें भी रिवाइज करें, आइए 16 की कहता है, प्लांट वॉज अवेलेबल फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑन यकम फरवरी X2। खरीदा कब था, 2 जनवरी। 2 जनवरी रेलेवेंट है, अच्छा। अवेलेबल फॉर यूज हो गया, हो ये रेलेवेंट है। कहता है ऑल दो द प्रोडक्शन ओनली बिगैन ऑन यकम मार्च, तो हम क्या करें, याद आया कुछ, अवेलेबल फॉर यूज जिस दिन हो जाएगा उस दिन से डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। द प्लांट वॉज टेम्परेरली आइडल ड्यूरिंग अक्टूबर, जी ड्यूरिंग अक्टूबर प्लांट आइडल पड़ा रहा, वेला पड़ा रहा, क्या करें, डेप्रिशिएट रोकेंगे, तो फिर इसको भी दफा करो, इसको भी इग्नोर करो। दैट कंपनी यूजेज सीधी लकीर वाला मेथड फॉर डेप्रिसिएशन। बाकी अगला पॉइंट हमने पढ़ लिया है। अब कॉस्ट्स निकालते हैं, क्योंकि हमने एंट्रीज करने, वैसे तो उसने सारी एंट्रीज मांगी है, ठीक है, सारी एंट्रीज के अंदर तो तरतीब से एंट्री करनी होती है। बहरहाल 2 जनवरी को हमने प्लांट खरीद लिया, तो उस दिन प्लांट के खरीदने की एंट्री पास करनी है हमने, लेकिन उसके साथ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लिख लेना, नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन की एंट्री 5 जनवरी को कर लेंगे, ठीक है, और सबको उसका हिस्सा पहुंचा देंगे। फिर इस स्टाफ ट्रेनिंग की एंट्री करेंगे जो आप भूल सकते थे एक्सपेंस के अंदर। उसके बाद ये रेंट पे इसकी डेप्रीसिएशन की एंट्री करनी है, ठीक है। तो ये कुछ एंट्रीज करते हैं हम फटाफट, इधर देखें। सबसे पहले हम वर्किंग कर लेते हैं। इंजन है, कन्वेयर बेल्ट है, एंड फिटिंग है, और जी अदर स्ट्रक्चर। ओके नाउ पहले ये कॉस्ट लिख लेते हैं। ये कॉस्ट तो सारी की सारी आनी है, इसमें तो कोई मसला है नहीं। कॉस्ट है रुपीज इन थाउजेंड है जी, बिल्कुल 1500, 2000 और 800, ठीक है जी। इसकी एंट्री
चलो पास कर लेते हैं साथ ही। किस दिन, किस दिन? 2 जनवरी को। इतना दूर जाने की क्या जरूरत है, यहां का 2 जनवरी प्लांट, प्लांट डेबिट। अच्छा, अलग अलग डेबिट करना है, अलग अलग कर लो, अलग अलग कर लो, फिर बताता हूं इकट्ठा कैसे करेंगे, जरा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, चलो ऐसे करके देखते हैं जी। इंजन डेबिट, फिर कन्वेयर बेल्ट एंड फिटिंग डेबिट, और अदर स्ट्रक्चर डेबिट, कैश क्रेडिट। ठीक है, अलग अलग रख लिया उनको, इकट्ठा नहीं किया जी। 1500, 2000, 800 और 4300। डन जी। ये यहां पे मैं क्या निकाल रहा हूं, कॉस्ट ऑफ प्लांट या कॉस्ट ऑफ ईच कंपोनेंट भी लिख सकते हैं आप, वो निकालते हुए ये पहली एंट्री हो गई। ठीक है, उसके बाद किधर गया, ये तीनों कॉस्ट 2 जनवरी को इनकर कर दी हमने, सवाल खामोशी केस में मैंने कैश क्रेडिट कर दिया। ठीक है, फिर जी ये अदर कॉस्ट में डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन 2 जनवरी को आया, 5 को कर लो। 5 जनवरी डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन बराबर बटना है, तो उसकी एंट्री एक्सपेंस डेबिट नहीं एसेट डेबिट होनी है, और एसेट भी रेलेवेंट डेबिट करना है आपने। तो दोबारा से आपने करना है इंजन डेबिट, कन्वेयर बेल्ट एंड फिटिंग डेबिट, अदर स्ट्रक्चर डेबिट। ठीक है, 783 का 1/3, 1/3, 260, 260 और 261, और ये क्रेडिट कर दोगे आप कैश में। सवाल खामोश है तो अज्यूम करें बस कैश पे हो गया, यानी अदर स्ट्रक्चर 261, 261 और 261 जी। सॉरी, अदर कॉस्ट्स क्या चीज थी ये, डिलीवरी इंस्टॉलेशन, अदर कॉस्ट है डिलीवरी एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट स्टाफ ट्रेनिंग की एंट्री तो कर दें क्योंकि उसने सारी रेलेवेंट एंट्रीज मांगी हुई हैं। ठीक है, तो किस दिन, किस दिन स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस है, स्टाफ ट्रेनिंग डेबिट एक्सपेंस लिख लो, लिखना है तो, और कैश क्रेडिट 60 से। ये एग्जाम्पल्स के अंदर सवाल बहुत मुद्दत से है इस किताब में, और आप स्पटनिक वाला सवाल देखेंगे उसने ठीक है एक लेवल बढ़ाया, उसने रीवैल्यूएशन भी साथ ही डाल दी थी कंपोनेंट्स के साथ। ठीक है, लेकिन सवाल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो मिलता जुलता ही होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब और तो कुछ होना नहीं है, अब तो सिर्फ डेप्रीसिएशन ही रह गई है। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कॉस्ट निकाल लो। ठीक है जी, कॉस्ट 2261 और ठीक है जी। अभी इसमें से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करके जो अमाउंट आती है तो यहीं पर ही वर्किंग कर लेना, अब शुरू हो गया काम। क्या ख्याल है, डेप्रीशिएबल अमाउंट यहीं पे ना निकाल लें, तो माइनस कर दो रेजिडुअल वैल्यू, हर एक की अलग अलग है, 500, 0 और 50, 500, 0, 50, 1261, 2261, 1011। ठीक है जी, ये हमारी डेप्रीशिएबल अमाउंट है। तो फिर ये क्या बलाती, कॉस्ट। अगर पीपीई के नोट में फिगर जाएगी तो ये वाली जाएगी। हाँ, अच्छा, ये डेप्रीशिएबल अमाउंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसने नहीं जाना होता, ये सिर्फ डेप्रीसिएशन पर्पस के लिए हमने निकाली है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बैलेंस शीट में, एसेट्स में, पीपीई के नोट में जाना है तो उस पर कॉस्ट में जाना है। मैं क्या बता दूंगा। ओके, वेलकम वेलकम वेलकम।
अच्छा जी, उसके बाद डेप्रिसिएशन निकालनी है तो स्ट्रेट लाइन है, लाइफ लिख दो, बल्कि मैं तो कहता हूं अच्छा लाइफ लिख दो, लाइफ 5 years, 8 years, 3 years, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया 280। ठहर जा, इन्हीं को ही बताना चाह रहा हूं, होश करो होश करो, पूरे पूरे साल की डेप्शन दे रहे हो, अभी अभी तो कह के आए हो डेप्शन स्टार्ट करेंगे 1 फरवरी से, तो 1 फरवरी से डेप्शन स्टार्ट करनी है, ठीक है जी। चलो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इधर देखो, इधर देखो, सिर्फ यूं लिख लो फॉर 11 months, हर जगह पे तो नहीं ना बटा लगा सकते, तो फॉर 11 months लिखो और कैलकुलेटर पे ही 11/12 करते जाओ, यही काफी है जी। 230, अब देखो इधर एंट्री होने लगी है 31 दिसंबर पे, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated depreciation, accumulated depreciation, accumulated depreciation। जर्नल एंट्री करो तो ऐसे करना है, तीनों का लेजर अलग रखना है, कॉस्ट का भी और accumulated डेप्शन का भी, क्योंकि तीनों की लाइफ अलग है, कॉस्ट अलग है, डेप्शन अलग है, तीनों में से जब एक की लाइफ खत्म होगी तो शायद उसको निकाल के नया डालना पड़े, उसको अलग रखें, इकट्ठा कर देंगे हम लेजर के अंदर, लेकिन जब वर्किंग अलग की है तो इनको अलग रख लें, ज़्यादा बेहतर रह जाएगा, ठीक है। तो सुनता हूँ 1 मिनट पहले मेरे 231, 259 और 309, ये इंजन, ये कन्वेयर बेल्ट एंड फिटिंग, और ये अदर स्ट्रक्चर। जी टोटल बता दें ज़रा पहले मुझे। 799 जी बोलें। हाँ डेप्शन एक्सपेंस तो एक ही जाता है, कोई मसला नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, तीनों ने डेबिट होना है। अक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट अलग अलग बन रहा है, डेप्शन एक्सपेंस तो अलग अलग नहीं बनाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, उसको अलग रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तीनों एक्यूमुलेशन अकाउंट्स के अंदर ये अलग अलग डेप्शन नज़र आ जाएगी, ठीक है ना। हाँ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट के अंदर भी ये अलग अलग नहीं जाने, अभी 1 मिनट रुक तो जाओ, बैलेंस शीट में तो बुक वैल्यू जाएगी जी। क्या, अच्छा चलें, हो गई है एंट्री, भाई पता नहीं क्या कह रहे हैं। अच्छा अब अगर मिसाल के तौर पे आपको ये सवाल, एक तो ये हो गया ना कि ये सवाल इस तरह से आ गई, ये स्पटनिक इस जैसा है, बस उसमें रिवैल्यूएशन मॉडल है, एक दो बातें वो करके छुट्टी देने लगा हूं, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये सवाल पीपीई के नोट के अंदर आ जाता है, आप पीपीई का नोट बना रहे होते हैं, ठीक है, नहीं नजर आ रहा, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट होती है ओपनिंग, एडिशन, क्लोजिंग, डिस्पोजल तो है कोई नहीं, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, यहां पे आपके पास आ रहे होते हैं डिफरेंट एसेट्स, हो जी हमारा लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट, इसी तरह से आपके इन एसेट्स, विद इन दीज एसेट्स आपका ये प्लांट आ रहा होगा। अब इसको अलग अलग नहीं बनाने बैठ जाना कि पीपीई के नोट के अंदर आप यहाँ पे लिख रहे हो इंजन, कन्वेयर बेल्ट, नहीं, प्लांट खरीदा था, ठीक है ना, तो प्लांट यहाँ पे आ गया। अब क्या करें जी, इसी साल खरीदा है, क्योंकि ये नोट हम बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा ये, ठीक है जी, तो इसी साल के अंदर ये आया है प्लांट, ठीक है, ये बॉटलिंग प्लांट, ये कौन सा प्लांट है जी, बॉटलिंग प्लांट है, तो ओपनिंग 0 0, ठीक है। अब ये वर्किंग हुई तो पड़ी है, एसेट अकाउंट में जाना है कॉस्ट ने और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ने, तो अक्यूमुलेशन इस साल की ही सिर्फ डेप्शन है, तो टोटल करो जरा, टोटल ये 83 कॉस्ट आ गई और डेप्रिसिएशन 799 टोटल हुआ पड़ा। अब एडिशन कितना हुआ 5083, इसके साथ आप वर्किंग का रेफरेंस देते हैं, जो भी नंबर मिसाल का वर्किंग वन है, ठीक है।
और डेप्रिसिएशन 799, वर्किंग वन में से ही आ गई, वन में वहीं पे आ गई, ठीक है। कोई डिस्पोजल नहीं है। क्लोजिंग 5083, क्लोजिंग 790, बन गया नोट। नेट करें बुक वैल्यू, बोलें 42084। ये कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में। ये प्लांट डेबिट ही तो हुआ है भाई, कहाँ पे? तो ये इनमें डेबिट एंट्रीज में किया था ना, इनसे लेजर्स बन गए मेरे अलग अलग, उन लेजर्स के क्लोजिंग को मैंने इकट्ठा कर दिया बस प्लांट के अंदर, ठीक है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है भाई, प्लांट का लेजर बनाना कोई ज़रूरी है? प्लांट की फिगर ले जानी है ना, वो वर्किंग कर तो ली हमने, ठीक है। ये 3 लेजर समझो इकट्ठे कर दिए उसके अंदर, ठीक है। लेकिन ये नोट रिक्वायर्ड नहीं था, ये एडिशनल, ये वैसे ही बना दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, लाइव मेरे दिल में था कि कोई ना ही पूछे जान छूट जाए, कल पूछ ले। चलो सुनो अब, मेजरमेंट बेसिस बहुत अच्छे, कॉस्ट मॉडल अच्छा बस भी कर दिया करो ना, फिर हंस लिया पर ठीक है, गल मुक गई, मुकाओ हुन बस। ये बस चीज जो है ना अगली, ये हर्ट करती है। आपका हंसना वो कोई हर्ट नहीं करता, लेकिन जब हंसे वे नहीं हमें। हाँ ठीक है जी। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है जी। अब लाइफ या रेट है, तो भाई 3 से 8 साल, 3 to 8 years लिख लो, कहानी खत्म, ठीक है। अब होमवर्क, मुझे क्लास के बाद बता के जाओ, भागने की जल्दी है ना तुम लोगों को। मैं फैकल्टी रूम में बैठूंगा, तुम और आप मिल लीजिएगा, ठीक है, आप और आप। ये जी पेज नंबर 83 पे क्वेश्चन है, प्लीज खामोश हो जाएं। खामोश ना हुए तो ये क्वेश्चन आपको खामोश करा देगा घर। सवाल को पढ़ें। प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, रिक्वायरमेंट तो सेम ही है, ठीक है, फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2020। स्पटनिक सी लिमिटेड रन्स अ क्रूज बिजनेस अक्रॉस ओशंस, समुद्रों में। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ वन ऑफ एसएसएल्स क्रूज। तुम लोगों ने कल पक्का खड़े होना, नाम तो मैंने वैसे ही लिख लिया तुम दोनों का, ठीक है, लेकिन क्लास के बाद मुझे मिल भी लो तुम दोनों, ठीक है बेटा। जिनको कह रहा हूं उन्हें पता है, जिनको कह रहा हूं उन्हें पता है, ओके। अच्छा जी, एसएसएल ने 1 मार्च को एक क्रूज शिप बाय की है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज द शिप वाज रेडी टू सेल ऑन 1 अप्रैल। हाँ भाई, कौन सी डेट? तो 1 मार्च को फिर साइड पे कर दो। हाँ, इस एंट्री पर, इस डेट पर एंट्री तो करोगे परचेज करने की, लेकिन डेप्रिसिएशन के वक्त ये ना भूलना कि ये 1 मार्च से नहीं 1 अप्रैल से डेप्रिसिएट होना शुरू होगी, ठीक है। अच्छा, अगली बात, असल मसला, इसकी कॉस्ट जो है वो टोटल 840, 535 और 60 कितना बनता है टोटल? टोटल कितना बनता है जी? अच्छा सुनो, अब ये टोटल कॉस्ट है, मसला टोटल कॉस्ट का नहीं है। मसला ये है कि यूजफुल लाइफ इधर तो ईयर्स में है, लेकिन और नहीं, साल में नहीं कर सकते हम, हमें यहाँ पे आउटपुट मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये आउटपुट मेथड यूज करना है इंजन पे, और बाकी दोनों पर नॉर्मल स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। रेजुअल वैल्यू अगेन यहाँ पर भी गिवन थी, ठीक है। नेक्स्ट,
आगे एक और मसला भी आ गया। ऑन यकम मई 19, ये दूसरे साल के अंदर, शिप सफर्ड अ हादसा विच डैमेज इट्स बॉडी। रिपेयर वर्क टुक 2 महीने एंड कॉस्टेड 26। द रिपेयर वर्क डिड नॉट चेंज यूजफुल लाइफ, और शुक्र है रेजिडुअल वैल्यू कुछ भी नहीं बदला उसने। तो ये 26 मिलियन रिपेयर एक्सपेंस है, इसकी एंट्री करोगे रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है। अब ये 2 महीने जो खामोश रहा, इसमें डेप्शन रोकेंगे? नहीं, नहीं, पूरी बात नहीं की हमने। रोकेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं, बॉडी की रोकेंगे नहीं, ड्राई डॉकिंग की रोकेंगे नहीं, लेकिन इंजन की डेप्रीसिएशन को रोकना पड़ेगा, क्योंकि इंजन की डेप्रीसिएशन ऑर्स पर है, और अगर चलेगी तो वो ये नीचे देखो ना, अब अगला पॉइंट भी पढ़ लो और पक्की हो जाएगी बात। द एवरेज मंथली सेलिंग ऑफ शिप ड्यूरिंग लास्ट, एवरेज मंथली सेलिंग 2018 में मंथली 360 है। अब आपने क्या करना था, 2018 के अंदर तो मसला कोई नहीं, 2018 के अंदर यकम अप्रैल को आया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने महीने? तो 360 इंटू 9 मंथ्स कर लिया आपने। लेकिन 19 के अंदर आपने जज्बाती होकर 12 महीने नहीं करने। क्यों? 2 महीने इसमें से शिप चली नहीं, जब चली ही नहीं तो फिर 480 इंटू 12 करके गड़बड़ नहीं करनी, 480 इंटू 10 मंथ्स। ठीक है। और 20 के अंदर तो फिर 12 महीने ही होंगे। ठीक है, देख लोगे आप। अच्छा, मजे का सवाल लग रहा है, असल यहां तक तो फिर मजे का ही लग रहा था, लेकिन अगले पॉइंट ने SSL uses revaluation model for subsequent measurement, ऐसे नहीं इजी लेना था इस सवाल को। ठीक है। अब इसके अंदर उसने वही बात बताई है जो आप करते हैं, नेट रिप्लेसमेंट मेथड यूज करता है, सरप्लस को लेके जाता है रिटेन अर्निंग्स में। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी। असल बात बताओ। असल बात यह है कि तीसरे साल, दूसरे साल के आखिरी दिन और तीसरे साल के आखिरी दिन 2 बार रीवैल्यू हुआ है। अब मसला यह है कि रीवैल्यूड अमाउंट इसने इकट्ठी दे दी, जबकि हम वर्किंग कर रहे होंगे कुछ इस तरह की जैसे अभी की मैंने, अलग अलग। अब उसने आपके ऊपर मेहरबानी की, ना भी करता तो आप ऐसे ही करते। वो क्या कह रहा है, रीवैल्यूड अमाउंट्स आर अपोर्शन बिटवीन कंपोनेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बुक वैल्यूज बिफोर रीवैल्यूएशन। यानी आपको वो जो वर्किंग करते थे ना, डेट, डिस्क्रिप्शन, रिवन सरप्लस, एसेट रिवन सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, उस तरह की वर्किंग करनी है, लेकिन करनी एसेट के कंपोनेंट वाइज पड़ेगी। ठीक है। कंपोनेंट वाइज करके जाएंगे आप तो बुक वैल्यूज आपके पास अवेलेबल होंगी रीवैल्यूएशन से पहले। अब वो 1400 को आपने उन बुक वैल्यू की बुनियाद पे बांटना है। ठीक है। तो बहरहाल शुक्र है इस अटेम्प्ट में आप नहीं थे। अच्छा, तो बहरहाल ये अटेम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद जाएगा, बाकी इसकी डिस्कशन कल होगी। ठीक है जी। आउटपुट मेथड आपको नहीं करवाया हुआ है। आउटपुट मेथड क्या है जरा देखो भाई, सब रिवाइज कर लो फिर छुट्टी। क्वेश्चन, एसिड की कॉस्ट है, यकम अप्रैल 19 को हमने खरीदा 500 रुपए। ठीक है जी। इस एसिड की लाइफ है 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करना। ईयर 1 में इस एसिड ने 3 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, ईयर 2 में इस एसिड ने 5 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, ईयर 3 में इस एसिड ने 2 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। रिक्वायरमेंट है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकाल दो। ईयर 1 का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस अब इधर देखो, 500 माइनस 0 अगर होती रहती तो माइनस करते, नहीं है तो अब रहने दो फिर। डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेक्टेड आउटपुट 10 इंटू 3 पहले साल का 150, डेप्रीसिएशन आ गई। ठीक है। उसके बाद ईयर 2 डेप्रीसिएशन वही 500 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5 250। ईयर 3 डेप्रीसिएशन 500 माइनस 0 बटा 10 इंटू 2 100। ये हर साल की डेप्शन आ गई। तो ये आपने आउटपुट मेथड को रिवाइज किया है। अच्छा, आप सुनो, जब रीवैल्यूएशन होनी है दूसरे साल के आखिरी दिन, तो तीसरे साल की डेप्शन के लिए रिमेनिंग लाइफ चाहिए होगी आपको। तो ये 2 साल के जो और आपने निकालने हैं ना, ये वो लाइफ होगी जो पास हो चुकी है, और ये होगी टोटल लाइफ।
तो इस लाइफ में से ये लाइफ माइनस करके आपने रिमेनिंग लाइफ निकालनी है। एंजॉयड, ऐसे नहीं इसको रोका हुआ था एंड के लिए, ठीक है? ठीक है जी, तो ये आपका होमवर्क है। जिंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।